एवरेज पावर के न्यूमेरिकल्स में पहला फॉर्मूला, एवरेज पावर का फॉर्मूला ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव एलसीआर के अंदर कॉस फाइव पावर फैक्टर आर बाई जेड, ये हमने कर लिया। क्या बोला उसने? एवरेज पावर कंज्यूम्ड पर साइकिल इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव का मतलब ओनली रेजिस्टेंस। आप ये कोई भी फॉर्मूला याद ना करें, आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करें, ई आर एम एस आई आर एम एस। बताया मैंने, ओनली रजिस्टर में एवरेज पावर क्या होती है? ई आर एम एस आई आर एम एस। तो मुझे ये पता है कि अगर ई आर एम एस आई आर एम एस इसका फॉर्मूला है, तो आप आई आर एम एस को क्या पुट कर सकते हो? ई आर एम एस डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि ओनली रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ई स्क्वायर बाई आर। ये रहा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल भी याद नहीं करना, बस ये फॉर्मूला याद करना है, बाकी अपने आप एग्जाम में न्यूमेरिकल में आप खुद बना लेंगे। ठीक, तो तीन फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं मेरे कहने का मतलब। तो ई आर एम एस आई आर एम एस ओके है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ओके है, पावर एवरेज पावर इंडक्टर में 0 ओके है, कैपेसिटर में 0 सही है। इसका पहला न्यूमेरिकल क्या गिवन है क्वेश्चन में? देखो, लाइट बल्ब इज रेटेड 50 वॉट, 50 वॉट की रेटिंग है फॉर 220 वोल्ट सप्लाई। आपको क्या गिवन है? एवरेज पावर गिवन है और कुछ नहीं गिवन। तो ये आपको कौन सी वोल्टेज गिवन है? आरएमएस गिवन है। याद करो, जब किसी भी मशीन की रेटिंग गिवन होती है, हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, कोई हीटर की, कोई बल्ब की, जिसकी पावर और वोल्टेज गिवन हो, वो इसलिए गिवन होती है ताकि आप क्या निकाल सके? रेजिस्टेंस। तो वी स्क्वायर बाय पी करके आपने क्या निकाल ली? इसकी आर की वैल्यू निकाल ली। तो पहला पार्ट क्लियर है, रेजिस्टेंस क्या है। नेक्स्ट है पीक वैल्यू ऑफ सोर्स क्या है। तुम्हें कौन सी वैल्यू गिवन है? ई आर एम एस। और पीक का मतलब क्या निकालना है? वी नॉट। तो वी नॉट क्या होता है? √2 इंटू वी आर एम एस। तो √2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? वी नॉट। नेक्स्ट क्या निकालना है? आर एम एस करंट थ्रू दी बल्ब। अब पावर क्या होता है? आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस, क्योंकि ओनली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पावर का V इंटू आई है, वी आर एम एस आई आर एम एस। तो यहां से आई आर एम एस के पावर अपॉन वी आर एम एस। तो पावर आपको पता है, ई आर एम एस आपको पता है, सॉल्व करके आई आर एम एस की वैल्यू आएगी। तो समझ में आ रहा है यहां तक? जब कुछ भी करंट एंड वोल्टेज ना गिवन हो तो आर एम एस के साथ ही काम करना है हमने। और क्योंकि लास्ट पार्ट में उसे आई आर एम एस पूछा, तो पावर को ई आर एम एस से डिवाइड कर दे तो अपने आप वैल्यू आ जाएगी आई आर एम एस की। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, एसी सोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी। तो ये क्या गिवन है? वीसी। ये क्या गिवन है? वी आर। कैपेसिटर रेजिस्टर की वोल्टेज गिवन है। एंड इफ आरएमएस करंट ऑफ द सर्किट, ये क्या गिवन है? आई आरएमएस भी गिवन है, कितना? 3 एम्पियर। वीसी की वैल्यू कितनी गिवन है? 120 वोल्ट। वीआर की वैल्यू कितनी गिवन है? 90। कैलकुलेट इंपीडेंस। देखो इसके अंदर वीएल मिसिंग है, इंडक्टर नहीं है। ये क्वेश्चन आर और सी पे ही है। जो नेट वोल्टेज होती है, नेट वोल्टेज, उसका फॉर्मूला एलसीआर में क्या किया था? वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। मेरे इस क्वेश्चन में वी एल तो है ही नहीं, तो नेट वोल्टेज का फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा? वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? क्योंकि वी एल तो है ही नहीं, तो नेट वोल्टेज सीरीज में क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर और वी सी स्क्वायर। तो मेरे को नेट वोल्टेज पता है, मेरे को इंपीडेंस निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? इसके अंदर ये करूंगा, ई आर एम एस क्या है? ई आर एम एस जो नेट वोल्टेज होगी वो क्या बनेगी? अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर और वी सी स्क्वायर। आपको वी आर और वी सी दोनों पता है, तो यहां से जो नेट वोल्टेज है वो क्या कहलाएगी? ई आर एम एस। जब कोई मेंशन ना हो वोल्टेज, नेट वोल्टेज नाम की कोई चीज नहीं होती। या तो नेट क्या, या तो पीक वोल्टेज होती है या आरएमएस वोल्टेज होती है, दो ही चीजें होती हैं। तो यहां से जो रिजल्टेंट आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या देगा आपको? ई आरएमएस। यही आपकी नेट वोल्टेज है। आपको आरएमएस करंट भी पता है, तो अगर आप नेट वोल्टेज यानी कि ई आरएमएस को आई आरएमएस से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगी? इंपीडेंस। क्योंकि क्वेश्चन आर और सी में चल रहा है, आर और सी की क्या कहलाई जाएगी? टोटल रेजिस्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। तो आपने क्या निकालनी? इंपीडेंस। आखिरी पार्ट में कह रहे हैं पावर फैक्टर निकाल दो। पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाइव। मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था पावर फैक्टर का cos फाइव। बोलो क्या फॉर्मूला था? R डिवाइडेड बाय Z। तो cos ऑफ 5 विल बी इक्वल टू, तुम एक काम करो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को क्या करो? करंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ऐसा करने से I इंटू आर क्या कहलाएगा? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर।
और I इंटू जेड क्या कहलाएगा? I इंटू जेड का मतलब है E RMS, क्योंकि I का मतलब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या कौन सा करंट है? RMS करंट है। और मुझे पता है कि E RMS क्या होता है? I RMS इंटू क्या होता है? Z। तो यहाँ से I RMS इंटू Z की जगह क्या लिखेंगे? E RMS। तो आपने नोट किया VR बाई E RMS फॉर्मूला कैसे बना? तो नोट कर लें प्लीज, ताकि याद रहे आपको ये कैसे बना, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो R बाई Z आता है, पर अगर आप करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos फाई वोल्टेजेस की फॉर्म में आएगा, और वोल्टेजेस की फॉर्म में हमेशा आंसर यही आएगा। तो पावर फैक्टर का एक और फॉर्मूला नोट किया जा सकता है, या तो R बाई Z या फिर VR डिवाइडेड बाय V RMS। तो ये फॉर्मूला कैसे आया ये आपको बताया जा रहा है। क्लियर है यहां तक? तो इसे नोट कर लें, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको R या Z कुछ गिवन नहीं है, तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा वोल्टेज की फॉर्म में क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। कोई डाउट इसमें? पीछे चले जाओ, सबसे पीछे। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो फॉर्मूला कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है यहां तक? चले आगे। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को प्लीज एक बार देखें, क्या क्वेश्चन है देखो। क्या क्वेश्चन है? इन द फॉलोइंग सर्किट कैलकुलेट कैपेसिटेंस, निकालो कैपेसिटर की क्या होगी। सी बताओ इसमें क्या होगा? सी मिसिंग है। अगर पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी, मुझे एक बात बताओ, पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब क्या है? cos फाई की वैल्यू क्या है? 1। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? R बाई Z। तो R बाई Z की वैल्यू क्या है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके Z किसके इक्वल है? R। अब LCR सर्किट में अगर Z सिर्फ R के इक्वल है, इसका मतलब XL और XC एक दूसरे को क्या कर गए? कैंसिल। और ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? जब Z मिनिमम हो जाता है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की कंडीशन लिखो कहीं, इसी के साथ लिखो, फॉर रेजोनेंस cos of phi is always equal to 1, that is R by Z is always equal to 1, that is Z is equal to R, that is minimum। तो लिख लो कि इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो कई बार वो क्वेश्चन में रेजोनेंस वर्ड मेंशन नहीं करता, वो क्या कहता है? मेरा पावर फैक्टर क्या है? 1। पावर फैक्टर 1 बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या है? रेजोनेंस हुई हुई LCR में। पावर फैक्टर 1 के दो मतलब हो सकते हैं, या तो अकेला R कनेक्टेड है बस और कुछ है ही नहीं, और अगर LCR तीनों कनेक्टेड है तो फिर XL XC को कैंसिल करके Z किसके इक्वल आ गया? R के। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? इसे रेजोनेंस बोलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है? C निकालना है। तो रेजोनेंस बताने के बहुत तरीके हैं। पहला तरीका रेजोनेंस बनाने का पता है क्या है? करंट मैक्सिमम हो जाएगा सर्किट में LCR में, तो समझ लेना रेजोनेंस है। इंपेडेंस मिनिमम हो जाएगी, समझना रेजोनेंस है। cos फाई पावर फैक्टर 1 हो जाएगा, समझना रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस बताने के तरीके समझ में आ रहे हैं, तो ये रेजोनेंस है। तो अगर ये रेजोनेंस है तो XL किसके इक्वल है? XC। XL की वैल्यू क्या है? L ओमेगा। XC की वैल्यू क्या है? 1 बाय C ओमेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है? C। आपको ओमेगा पता है, L पता है, पहला आंसर आ गया। बस इस क्वेश्चन में यही देखना है कि रेजोनेंस कंडीशन किसी को पता लगती है कि नहीं लगती। उसके बाद आपके पास क्यू फैक्टर क्या है? 1 बाय R अंडर रूट ऑफ L बाय C। आपको इस क्वेश्चन में R पता है, L पता है, C पता है, तो क्यू फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। और क्यू फैक्टर का कोई यूनिट नहीं है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ये। और हमने लास्ट टाइम क्यू फैक्टर की वैल्यू, ये फॉर्मूला जो है वो याद किया था। नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पता है। कैलकुलेट दी एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। एवरेज पावर क्या होगी? एवरेज पावर होगी V RMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z। कायदे से क्या होना चाहिए? कायदे से होना चाहिए, सुन लो पहले, लिखो मत। होना चाहिए V RMS V स्क्वायर बाय R। पर प्रॉब्लम है कि LCR सर्किट की टोटल इंपेडेंस क्या होती है? Z।
होना तो Z चाहिए, पर क्योंकि रेजोनेंस है तो रेजोनेंस में Z और R बात एक ही है, तो ये गलत लिखा हुआ है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए R, VRMS स्क्वायर बाय R। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन पे Z किसके इक्वल है? R। तो तुम Z की जगह R लगाओगे, बात तो एक ही है, तो R की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 10 आंसर। तो समझ में आ रहा है यहां तक कि R की वैल्यू 10 कैसे? ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पर R है, करेक्शन करो इसमें, ये मिसप्रिंट है, ये समझ में आ रहा है यहां तक? तो कई बार जब स्टूडेंट पढ़ता है घर जाके समझ में नहीं आता ये Z की जगह R क्यों लिए जा रहा है हर जगह, तो देखना वो रेजोनेंस की कंडीशन मेंशन की होगी। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। आपको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की गिवन की वैल्यू गिवन है, ये रही। इसमें आपको यहां से पता लग रहा है ये क्या गिवन है? ई नॉट। ये क्या गिवन है? ओमेगा। ये ओमेगा और ये ई नॉट। ये क्या गिवन है? एल। इंपिडेंस निकालो। सर्किट कौन सा है पहले मुझे ये बताओ? आर एल सर्किट है, कैपेसिटर की तो बात ही नहीं हो रही, कहीं आपको हिंट भी नहीं है कैपेसिटर का। तो इसलिए इंपिडेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। और एक्स एल का मतलब क्या है? एल ओमेगा। तो सारी वैल्यूज पुट करके आपके पास क्या जाएगा? इंपिडेंस। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो सारी वैल्यूज पुट करके क्या आएगा? इंपिडेंस। नेक्स्ट निकालना है पीक वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। देखो जो पीक करंट होगा वो क्या होगा? पीक ईएमएफ बाय जेड, क्योंकि इसकी टोटल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एलआर सर्किट की जेड। तो अगर मुझे आई आरएमएस निकालना है तो ई आरएमएस बाय जेड, अगर मुझे आई नॉट निकालना है तो ई नॉट बाय जेड। अब ई नॉट मेरे क्वेश्चन में पता है मुझे 200, और जेड मैंने आपको निकाल दिया 240.2, डिवाइड करो, किसकी वैल्यू आ गई? आई नॉट की वैल्यू आ गई, आंसर। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्या निकालना है? पीक द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। पावर फैक्टर का फॉर्मूला हमने क्या किया? आर बाय जेड। आपको क्वेश्चन में आर पता है, आपको क्वेश्चन में जेड पता है, रेशियो से क्या आएगा? पावर फैक्टर। कॉस फाई की वैल्यू निकालो, वही पावर फैक्टर है। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है कि क्या क्या स्टेप्स लगा रहे हैं इसमें? नेक्स्ट हंड्रेड वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, जब कुछ मेंशन ना हो वोल्टेज, तो वो कौन सी वोल्टेज कहलाएगी? ई आरएमएस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एल सी एंड आर, तो कौन सा सर्किट हुआ? एलसीआर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो, यानी कि ओमेगा निकालो टू गेट मैक्सिमम करंट। ये वर्ड क्या बता रहे हैं आपको? मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट एलसीआर में कब होता है? जब क्या होती है? रेजोनेंस। करंट मैक्स है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली रेज, तो लिख लो यहां पर मैक्सिमम करंट अंडरलाइन करके। इसका मतलब क्या बता रहा है? ये रेजोनेंस है, दिस इज रेजोनेंस। तो मैक्सिमम करंट का मतलब है रेजोनेंस। तो आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बतानी है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 बाय अंडर रूट ऑफ एलसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एलसी। ठीक, एल पता है, सी पता है, आंसर। नेक्स्ट क्या निकालना है? करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। ये करंट एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, करंट एम्पलीट्यूड का मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या निकालना है? आई नॉट। आई नॉट वैसे करंट क्या होता है? देखो अगर आई नॉट निकालना है तो अपने को ई नॉट यूज करना पड़ेगा, कायदे से तो जेड होना चाहिए था। प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि रेजोनेंस है, रेजोनेंस में जेड की जगह क्या आएगा? आर, तो इसलिए आर लगाओ, आंसर। समझ में आ रहा है? क्योंकि जेड तो आर होता है, तो हर जगह जहां जहां जेड लगेगा वहां वहां क्या लग जाएगा? रेजोनेंस में आर, तो आर लग गया। ऐसी पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पावर डिसिपेटेड में कायदे से होना चाहिए था ई स्क्वायर बाय जेड, ई स्क्वायर बाय जेड। तो प्रॉब्लम ये है
कि यहाँ पर रेजोनेंस है तो z पुट करने की जरूरत ही नहीं है, तो ई स्क्वायर बाय आर, तो आर पुट करके आंसर। समझ में आ रहा है कि स्टेप्स कैसे करने हैं इसमें? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है साइनोसाइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू क्या गिवन है? ई नॉट एंड फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है? एफ। एलसीआर सर्किट है इन विच आर एल एंड सी गिवन है। क्वेश्चन एलसीआर है, फाइंड द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। इजी क्वेश्चन है। इंपीडेंस का फॉर्मूला आपने पहले किया हुआ है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। एक्स एल होता है एल ओमेगा, एक्स सी होता है 1/c ओमेगा। तो आंसर आ गया। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो बोलो tan फाई का फॉर्मूला किया हुआ है। tan फाई क्या है? एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर। पुट कर लो आंसर। tan फाई की क्या आ गई? वैल्यू आ गई 4, tan इनवर्स 4/3 छोड़ दो। नेक्स्ट है पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इस क्वेश्चन में रेजोनेंस है? हाँ या ना? नहीं है। कैसे पता लगा तुम्हें? क्योंकि एक्सएल और एक्सी बराबर नहीं है, तो पक्का रेजोनेंस नहीं है। अब तो पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला यूज करना चाहिए था हमें, आई स्क्वायर जेड। भाई देखो कायदे से बनता तो यही है, क्योंकि अब जेड आर के इक्वल तो है नहीं ना, तो अपने को क्या यूज करना चाहिए था एलसीआर में? आई स्क्वायर जेड। पर इसे अभी भी क्या यूज किया? आई स्क्वायर आर। ये बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं स्टूडेंट को। ये क्या चक्कर है? जब रेजोनेंस है तो भी आर, जब रेजोनेंस नहीं है तो भी आर, ये क्या चक्कर है? बिल्कुल ठीक। ये कह रहा है इसमें एक्चुअल में ये यूज होना ही नहीं चाहिए था। एलसीआर सर्किट की पावर पूछ रहे, तो कह रहे कि मैं तो ये लगाऊंगा। एलसीआर सर्किट की पावर होती क्या है? एलसीआर सर्किट की जो एवरेज पावर है वो क्या होती है? ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। आप बिल्कुल लगा सकते हो, आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आएगा। आपको अगर कुछ भी समझ में ना आए तो लगा दो। ई आर एम एस तुम निकाल लोगे क्योंकि ई नोट गिवन है, आई आर एम एस आप निकाल लोगे क्योंकि ई नोट गिवन है। ई नोट को जेड से डिवाइड करके आई आर एम एस भी आ जाएगा, मतलब ई आर एम एस को जेड से डिवाइड करके आई आर एम एस आ जाएगा। कॉस फाई इसलिए आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में tan फाई पता है, tan फाई से यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉस फाई। लेकिन काफी लंबा है, 3 चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो बुक्स क्या करती हैं? वो कहती है एक काम करो, आप इसमें आई ई आर एम एस को लिखो, या आप एक काम करो, आप इसके अंदर जो कॉस फाई पावर फैक्टर है उसको लिखो आर डिवाइडेड बाय जेड। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आएगी? जेड कॉस फाई। राइट, क्लियर है यहां तक? और आप ई आर एम एस को लिखो ई आई आर एम एस इंटू जेड, ओम्स लॉ, आई इंटू आर। आर की जगह एलसीआर में जेड यूज करेंगे, इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। अब आप एक काम करो, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू जेड इंटू कॉस फाई। लेकिन जेड कॉस फाई किसके इक्वल है? आर। क्या सही शॉर्टकट बनाया बनाने वाले ने,
वो कहता है जी यही फॉर्मूला है, तो इसका मतलब इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में कोई फर्क है ही नहीं। लिख लो शॉर्टकट, आपकी बुक्स यही लगाती है, कोई नहीं लगाता ERMS IRMS cos फाई। लिख लो इसी असाइनमेंट के ऊपर है जहां लिखना है कि जब एवरेज पावर पूछेगा, अब चाहे रेजोनेंस नहीं हो रही, कमाल की बात है कोई रेजोनेंस नहीं है, फिर भी फॉर्मूला क्या लगेगा, I2R ही लगेगा। तो चाहे वो LCR की पावर पूछे तो या तो ERMS IRMS cos, कुछ भी याद ना आया फिर ये तो है ही ना, ERMS IRMS cos फाई तो फिर भी है, पर लेकिन अगर LCR की पावर पूछता है तो अगर ये नहीं याद आता और शॉर्टकट मारना है तो I2R लगाना, Z मत लगाना, कि Z ऑलरेडी एडजस्टेड है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि सोल्यूशन में I2Z के यूज किया उसने, ठीक। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो ये देखो, तो ये अब आप समझ में आ रहा होगा शॉर्टकट कैसे मारा है I2R। और लास्ट क्या निकालना है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर तो ऐसे निकालना पड़ेगा आपको, tan फाई की वैल्यू कितनी गिवन है, 4/3। अब राइट एंगल ट्राइंगल बनाना 4/3, तो cos फाई तो निकाल ही लोगे राइट एंगल ट्राइंगल से, क्योंकि tan अगर 4/3 है तो पाइथागोरस से साइड आएगी 5, तो वहां cos फाई भी आ जाएगा। नेक्स्ट, सपोज फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जांपल कैन बी वेरिड। मान लो फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं है, वेरी है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एट द सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर्स। ये तो आसान है यार, रेजोनेंस अकर्स का मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताओ जब रेजोनेंस है, तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब रेजोनेंस है, कर दो आंसर। अब नेक्स्ट है, कैलकुलेट द इंपीडेंस, द करंट एंड पावर डिसिपेटेड इन द रेजोनेंट कंडीशन। आपको क्या निकालना है इसमें, इंपीडेंस। अब क्योंकि रेजोनेंस है तो इंपीडेंस और रेजिस्टेंस बात तो एक ही है, तो Z और R एक ही बात है। नेक्स्ट है पावर डिसिपेटेड। पावर डिसिपेटेड के अंदर क्या करें, I2R लगा दें, आंसर I निकालना पड़ेगा RMS। RMS क्या होता है, ERMS बाई Z, तो ERMS पता है, Z पता है, आंसर। तो समझ में आ रहा है कि कैसी वैल्यूज को पुट किया जा रहा है हर क्वेश्चन में, ठीक। नेक्स्ट 57, ये होमवर्क लिख लो, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। 57, 58 कर लो।